नमस्कार दोस्तों, RMS इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपका जो डीएड स्पेशल एजुकेशन IDD वाले बच्चे जो सेकेंड ईयर में इस समय हैं, सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए हमारा सिलेबस चल रहा है और सिलेबस में चल रहा है हमारा पेपर नंबर 8। पेपर नंबर 8 के अंदर हमने एक वीडियो इससे पहले रिकॉर्ड करके आपको भेज चुके हैं, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 का 1.1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम यूनिट नंबर 1.2 से 1.5 ये हम आज क्लियर करेंगे। छोटी छोटी यूनिट हैं, छोटे छोटे इसके अंदर पार्ट है, तो आज हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर 1.2 के अंदर पढ़ेंगे कक्षा के वातावरण का प्रबंधन। कक्षा के वातावरण का प्रबंधन। कक्षा के वातावरण का प्रबंधन हम सबसे पहले इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। कक्षा के प्रबंधन में अपन को सबसे पहले इसके अंदर आपको पता है कि कोई भी एजुकेशन हो जिसमें बच्चा जो अध्ययन करता है और अध्ययन करते समय उसके स्कूल का और उसकी क्लास का जो प्रबंधन होता है, जो वातावरण होता है, वो उस बच्चे की पढ़ाई में बहुत महत्व रखता है। उसकी पढ़ाई के अंदर जो क्लास का वातावरण है, स्कूल का वातावरण है, किस प्रकार से कक्षा का प्रबंधन किया गया है, किस प्रकार से कक्षा में बच्चों को बिठाया गया है, ये सारी चीजें जो हैं वो क्लास प्रबंधन के अंदर आती है। और क्लास प्रबंधन जो है वो यदि अच्छी प्रकार से किया गया है तो कहीं ना कहीं वो बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चा अच्छी प्रकार से उस वातावरण में पढ़ाई कर सकता है और अच्छी शिक्षा वो ग्रहण कर सकता है। इसके अंदर हम कुछ बिंदु जो है वो पढ़ेंगे और उन बिंदुओं में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या लिखना है। सबसे पहला बिंदु रहेगा इसमें आत्म अनुशासन दृष्टिकोण। आत्म अनुशासन दृष्टिकोण। आत्म अनुशासन दृष्टिकोण। आत्म अनुशासन दृष्टिकोण का मतलब यहाँ पर हो गया आत्म अनुशासन। आत्म मतलब खुद का, अनुशासन डिसिप्लिन। बच्चा किस प्रकार से क्लास के अंदर अनुशासित रहता है, किस प्रकार का डिसिप्लिन बना के रखता है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन का मतलब ये हो गया कि अन्य बच्चों से इसमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले बच्चे को खुद के अनुशासन पर ध्यान देना चाहिए कि मैं क्लास के अंदर बैठा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, तो मेरा खुद का डिसिप्लिन पहले सही होना चाहिए। यदि मेरा खुद का डिसिप्लिन अच्छा है तो मैं बाकी के अन्य बच्चों के लिए एक आदर्श, एक प्रेरणा बन सकता हूं और बाकी के बच्चों को भी मैं अनुशासित कर सकता हूं। तो सबसे पहला जो है वो ऐसा व्यवहार हमें करना चाहिए, इस प्रकार से हमें डिसिप्लिन में अनुशासित रूप से रहना चाहिए कि हम तो पढ़ाई कर ही सकें, लेकिन हमारे व्यवहार से या हमारी किसी भी एक्टिविटी से किसी अन्य स्टूडेंट को, अन्य बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हमें आत्म अनुशासित होना चाहिए। मतलब खुद का डिसिप्लिन यहाँ पर सही होना चाहिए। यदि खुद का डिसिप्लिन सही है
तो कहीं ना कहीं जो क्लास है वो अच्छी प्रकार से प्रबंधित हो रखी है। अगला निर्देशात्मक दृष्टिकोण है। अगला इसके अंदर आता है निर्देशात्मक दृष्टिकोण। निर्देशात्मक दृष्टिकोण के अंदर इसमें शिक्षक का निर्देश होता है। क्लास के अंदर बच्चे होते हैं, वे छात्रों को शिक्षक जो होता है छात्रों को उनकी रुचि, उनकी जरूरत, बच्चे की क्षमता, बच्चे की क्या कैपेसिटी है, बच्चा किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर पा रहा है और उसको कितना समय लग रहा है, कौन सी विधि उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसकी किसके अंदर ज्यादा रुचि है, किसके अंदर उसकी रुचि कम है, ये सारी चीजों को जो बच्चा टीचर है जो अपनी समझ से उन सबको ध्यान में रखते हुए बच्चे की क्लास में निर्देश देता है, बच्चे की क्लास को मैनेज करता है, प्रबंधित करता है। यदि एक टीचर इस प्रकार से कक्षा को मैनेज करता है, कक्षा को प्रबंधित करता है, तो उसकी जो क्लास है वो वास्तविक रूप से बहुत अच्छी होती है। मतलब हमारा जो दृष्टिकोण है वो हमारा निर्देशात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। हम पहले क्लास को ऑब्जर्व करें और क्लास को ऑब्जर्व करने के बाद में हमको ये पता लगे कि ये क्लास जो है उसमें बच्चों की रुचि कैसी है, बच्चों का लेवल क्या है, बच्चे किस चीज को पढ़ने में ज्यादा क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं, कौन सी बच्चे के लिए शिक्षा जरूरी है, कौन सी शिक्षा बच्चे के लिए जरूरी नहीं है। ये सारी चीजों को, ओवरऑल चीजों को जब टीचर जो है वो समझता है और क्लास के अंदर अप्लाई करता है तो उसकी क्लास का मैनेजमेंट जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। एक अगला होता है वांछनीय दृष्टिकोण। वांछनीय दृष्टिकोण। वांछनीय दृष्टिकोण का मतलब होता है, वांछनीय जो शब्द है, वांछनीय शब्द का मतलब होता है इच्छा के अनुसार। वांछनीय शब्द इच्छा के अनुसार मतलब आपको क्लास के अंदर जब भी एक शिक्षक है वो क्लास के अंदर जब जाता है तो उसको क्लास की शिक्षकों का जो वो बच्चों का जो व्यवहार है उस व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के जो है वो एक रूल्स रेगुलेशन जो है वो उसको बनाने होते हैं कि भाई मुझे क्लास के अंदर किस प्रकार से बच्चों का डिसिप्लिन जो है वो तैयार करना है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर कुछ अलग चाहता है, बच्चे कुछ अलग चाहते हैं। टीचर बच्चों को किसी न किसी प्रकार से दबाव में जाकर के और उनकी क्लास को मैनेज करता है, तो वो चीज जो है वो सही नहीं रखती है। वांछनीय, हालांकि इसमें इच्छा जो है वो टीचर की होती है, लेकिन टीचर की इच्छा वही होती है जो क्लास के अंदर जो वातावरण कहता है कि भाई हमारी क्लास किस प्रकार से काम कर रही है, तो उसी प्रकार से हम जो टीचर है उसका वो डिसिप्लिन बनाता है और उस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो ये उसका जो है वो वांछनीय दृष्टिकोण हो गया। अब इसमें प्रभावी कक्षा प्रबंधन के आपको घटक जो है 5 घटक और होते हैं। प्रभावी कक्षा प्रबंधन के घटक। प्रभावी कक्षा प्रबंधन के घटक। प्रभावी कक्षा प्रबंधन मतलब एक ऐसा प्रबंधन हमने क्लास का किया हुआ है कि उस प्रबंधन का बहुत अच्छा प्रभाव है, बच्चे उसमें अच्छी प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बच्चे उसमें अच्छी प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको कौन कौन से घटक जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए। तो पहला घटक इसके अंदर होता है कि छात्रों के साथ प्रभावी कामकाजी संबंध विकसित करना। छात्रों के साथ जो शिक्षक का जो व्यवहार है, शिक्षक का जो संबंध है वो क्या होना चाहिए, विकसित करना चाहिए टीचर को, कि बच्चे और टीचर आपस में एक दूसरे का रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि संबंध अच्छा है तो शिक्षक उस क्लास के बच्चों को पढ़ाने में समर्थ रहेगा। दूसरा इसका घटक रहेगा आपकी कक्षा में सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है, इसके बारे में छात्रों को प्रशिक्षित करना। मतलब सीखने की जो प्रक्रिया, कोई भी टॉपिक जब एक टीचर जो है वो कोई भी टॉपिक जब क्लास के अंदर पढ़ाने वाला होता है तो सबसे पहले वो सीखने की प्रक्रिया को खुद जो है
बच्चों के सामने प्रदर्शित करता है कि भाई हमको ये टॉपिक इस प्रकार से सीखना है, इस प्रक्रिया को हमें फॉलो करना है, और उस प्रक्रिया से छात्रों को पहले ही वो अवगत कराएगा, पहले उनको वो प्रशिक्षित करेगा और इसके बाद वो अपना शिक्षण प्रारंभ करेगा। तो ऐसा करने से बच्चे पहले से ही उसके लिए तैयार होते हैं, उनकी पूर्व प्रक्रिया ये सारी चीजें हो जाती हैं। नंबर 3 इसका घटक रहेगा समय की रक्षा करना और उसका सदुपयोग करना। मतलब एक जो शिक्षक होता है उसके पास जो भी समय बच्चे को पढ़ाने के लिए है, जो भी वो शिक्षा देना चाहता है जितने भी समय में, तो वो समय जो है उसका टीचर को समय की बचत करनी चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। यदि उसके पास माना कि आधा घंटे का समय है तो आधा घंटे का भी वो टीचर जो है वो सदुपयोग करना चाहिए कि मैं आधा घंटे में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मैं दे पाऊं। नंबर 4 घटक इसका है अच्छी तरह से लिखी गई पाठ योजनाओं में छात्रों के व्यवहार का अनुमान लगाना। जो छात्र जो है जितनी भी प्रकार से पाठ योजनाएं तैयार कर रहे हैं, लेसन प्लान्स बना रहे हैं, तो उन पाठ योजना के आधार पर एक टीचर को छात्र के व्यवहार का अनुमान लगाना चाहिए कि छात्र का व्यवहार कैसा है। और नंबर 5 है इसका घटक छात्रों के सीखने को बढ़ावा देने वाले व्यवहार के मानक स्थापित करना। छात्रों के सीखने को बढ़ावा देने वाले, हमें ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से जो चीज हम पढ़ा रहे हैं, जो चीज हम सिखा रहे हैं, वो छात्र उसको सीखना चाहिए। अब वो कैसे सीख रहा है, उसका जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है, ये सारी चीजों के मानक हमको स्थापित करने चाहिए, सारी चीजों के मानक हमको डिसाइड करने चाहिए और छात्रों के सीखने को बढ़ावा देना चाहिए। ये चीज जो है हमारी 1.2 यूनिट के अंदर है, मात्र कक्षा के वातावरण का प्रबंधन, जिसमें अपन के 3 चीज ये है, 5 आपके घटक है। ये 2 चीज आपको 1.2 के अंदर पढ़नी है, इसके अलावा आपको 1.2 के अंदर कुछ भी नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे 1.3, इससे आगे जो है 1.3 पढ़ेंगे अपन। एक 1.3 में है कक्षा में सकारात्मक संचार माहौल स्थापित करना। कक्षा में सकारात्मक संचार माहौल स्थापित करना। संचार माहौल स्थापित करना। देखना अपन को ये चीज समझनी है कि कक्षा के अंदर आपको माहौल कैसा बनाना है, संचार का सकारात्मक माहौल बनाना है। सकारात्मक का मतलब है कि, और संचार, सबसे पहले आप संचार शब्द को समझ लीजिए। संचार का मतलब होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करना। मतलब एक शिक्षक जो है वो बच्चे तक अपने विचारों को भेज रहा है और जो एक बच्चा है वो शिक्षक तक अपने विचारों को भेज रहा है। इस दोनों जो विचारों का आदान प्रदान है इसको हम कहते हैं संचार। लेकिन संचार कैसा होना चाहिए? आपका सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सोच वाला होना चाहिए। उससे बच्चे को, क्लास को, सबको कोई ना कोई उससे फायदा होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो उसको माहौल को हम किस प्रकार से कैसे तैयार करेंगे, तो इसके लिए अपन को इस यूनिट में पढ़ना। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अपन मौखिक संचार संदर्भित करता है। मौखिक संचार, मौखिक का मतलब होता है बोलना, मुख से बोलना। कहने का मतलब जो टीचर है, जैसे माना कि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं यदि आपको बोल करके कोई चीज समझा रहा हूं, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो वो मेरा मौखिक संचार रहेगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। हमारे बीच में विचार जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। मेरी बात मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी बात मुझे बता रहे हैं। तो ये हो गया एक मौखिक संचार।
और मौखिक संचार से ही क्लास को संबोधित किया जाता है। क्लास में एक शिक्षक जो है वो पढ़ाता है, वो खड़ा होकर के मौखिक संचार के द्वारा अपने विचार जो हैं या अपनी चीजें जो हैं जो उसको बच्चे को सिखाना है वो बच्चे के सामने वो पहुंचाता है। किसके माध्यम से? मौखिक माध्यम से। अब एक गैर मौखिक संचार, एक आपका हो गया गैर मौखिक संचार। गैर मौखिक का मतलब जो मौखिक ना हो, गैर मौखिक का मतलब जो मौखिक नहीं हो। जैसे माना कि देखिए एक टीचर जो होता है जब क्लास के अंदर पढ़ाता है तो एक तो वो बोल रहा होता है, एक उसकी एक्टिविटी होती है। जैसे माना कि हम किसी को कोई चीज समझाना चाहते हैं बिना बोले, मौखिक रूप से उसको वर्बली हम नहीं बताना चाहते हैं, तो हम जैसे माना कि हमारे चेहरे के हाव भाव से मैं कोई चीज बता रहा हूं, मैं किसी एक्टिविटी के द्वारा बता रहा हूं, मैं कोई मुद्रा के माध्यम से आपको शब्द आप तक पहुंचा रहा हूं। मुद्रा का मतलब पैसा नहीं है यहाँ पर, मुद्रा का मतलब है चेहरे की जो बनावट है। अपन कहते हैं कि इसने ऐसी मुद्रा क्यों बना रखी है, तो चेहरे की मुद्रा बनाना या कोई ऐसे हाव भाव तैयार करना कि आप मेरी बात को समझ जाएं। और जब आप मेरी बात को बिना बोले समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो हमारा संचार कैसा है? गैर मौखिक संचार है। दोनों संचारों को आप आराम से समझ सकते हैं। मौखिक ऐसी भाषा, ऐसे विचारों का आदान प्रदान जो एक व्यक्ति द्वारा बोलकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, वो मौखिक संचार हो गया। लेकिन एक संचार ऐसा जो व्यक्ति बोलता नहीं है, मौखिक रूप उसका नहीं होता है, लेकिन वो अपने हाव भाव के द्वारा, अपनी मुद्रा के द्वारा, अपनी एक्टिविटी के द्वारा, गतिविधि के द्वारा अपने जो विचार हैं उन विचारों को वो दूसरे तक पहुंचा देता है। इसका मतलब है कि वो गैर मौखिक संचार है। वो संचार तो है, विचार तो हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन वो कैसा है? गैर मौखिक है। एक आता है लिखित संचार। एक लिखित संचार, लिखित, देखिए मौखिक बोलकर हो गया, गैर मौखिक जो है तुम्हारे हाव भाव से हो गया। अब एक संचार होता है लिखित। माना कि मैं आपको ना तो बोलकर किसी विचार को आपको बता रहा, ना मैं किसी हाव भाव से बता रहा। मैंने जैसे माना कि ये बोर्ड पर लिख दिया और मैंने कहा इसको आप लिख लो या इसको आप पढ़ लो, इसको आप समझ लो, या मैंने आपको एक पन्ने में कुछ लिख करके और आपको दे दिया मेरे विचार, और आपने अपने विचार जो है वो मुझे दे दिए, तो इसको हम लिखित संचार कहते हैं। लिखित संचार जो लिख करके अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। इसके बाद जो है आपका इसके अंदर 5 चरणों को शामिल किया गया है कॉल और चैन के अनुसार। ये आपके विचारों संचारों के प्रकार है। आप किस प्रकार से अपने जो विचार हैं उनको किस प्रकार से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। कॉल और चैन के अनुसार यदि अपन देखें, कॉल व चैन के अनुसार चरण, कॉल व चैन के अनुसार कक्षा जो है, कक्षा का जो संचार है वो एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। विशिष्ट प्रक्रिया क्योंकि एक टीचर अपनी जो भी चीज बच्चे को सिखाना चाह रहा है वो इसी माध्यम से अपने विचारों को बच्चे तक पहुंचाता है और बच्चे के विचारों को खुद जानता है। तो इसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार के 5 चरणों को जो है वो शामिल किया। एक चरण था संदेश का निरूपण, संदेश का निरूपण। दूसरा था, इसमें आप समझ सकते हैं संदेश मतलब मैसेज, और संदेश का अपन निरूपण। जैसे माना कि मुझे किसी को, एक तो जैसे मैं आप तक मेरी बातों को पहुंचा रहा हूं, तो आप मेरे सामने नहीं है लेकिन आप तक मेरी बात पहुंच रही है, वो यहाँ से रिकॉर्ड हो गई, आपने उसको किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख लिया। ऐसे ही माना कि आपको कोई संदेश, अपनी जो बात है किसी दूसरे तक पहुंचानी है, तो उसको किसी भी माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। संदेश एनकोडिंग,
तीसरी होती है आपकी संदेश प्रसारण। एक होती है आपकी संदेश कोडिंग, डिकोडिंग और व्याख्या। डिकोडिंग व व्याख्या। और एक आपकी होती है प्रतिक्रिया और मूल्यांकन। ये आपके इसके जो है वो 5 चरण हैं। ये आपके क्या हैं, 5 चरण हैं। अब इनका आपको यहां पर थोड़ा थोड़ा जो है वो मतलब हम समझेंगे। संदेश एनकोडिंग क्या होता है, ये आपकी एक प्रकार से कूट भाषा होती है। कूट भाषा का मतलब हो गया, जैसे माना कि मैंने किसी भी मेरे विचारों का आदान प्रदान करने के लिए किसी बात को मैंने एक कोडिंग में रख लिया, एक कोड बना लिया, उसकी एक कूट भाषा बना ली, मतलब डायरेक्ट किसी को मैंने ये चीज नहीं कही। तो यदि मैं किसी भी भाषा को, किसी भी शब्द को, किसी भी संदेश को मैं किसी कोड के माध्यम से या कूट भाषा के माध्यम से यदि दूसरे तक पहुंचाऊंगा तो वो मेरा संदेश एनकोडिंग कहलाएगा। एक संदेश प्रसारण का मतलब होता है इसका प्रचार करना, चारों तरफ इसको फैलाना। प्रसारण का मतलब होता है फैलाना, चारों तरफ उसको संदेश को फैलाना। ये आपका संदेश का प्रसारण हो गया। एक होता है आपकी डिकोडिंग में व्याख्या। व्याख्या का मतलब हो गया किसी भी चीज को आप विस्तृत रूप से जब एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई भी आपने टॉपिक ले लिया लेकिन आपने टॉपिक को बहुत विस्तार से आप दूसरे तक उसको पहुंचा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्याख्या हो जाएगा। और प्रतिक्रिया और मूल्यांकन, ये सब होने के बाद में आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि भाई ये जो हमने ऊपर जो हमारे ये चरण हैं किसके, आपके संचार के जो चरण है, इन चरणों को आपने जो 1 से और 4 तक जो फॉलो किया है उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मतलब आप इसको कैसा मानते हैं। और फिर इसका मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब ये सही प्रकार से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, सही प्रकार से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये कितना कर रहा है, इसका मूल्यांकन भी हम इसमें करते हैं। एक यहाँ पर आपको एक 8 रणनीतियां और यहाँ पर दी गई हैं। 8 रणनीतियों में सबसे पहली रणनीति आती है सहायक रिश्तों के साथ एक सुरक्षित सीखने का माहौल बनाएं। हमको सबसे पहले अपने जो भी हमारे पास सीखने के लिए जो बच्चे बैठे हैं या बच्चों के लिए जो सिखाने वाला टीचर है, इन दोनों के बीच में एक सुरक्षित सीखने का माहौल होना चाहिए। बहुत अच्छे इन दोनों के बीच में सहायक रिश्ते होने चाहिए। मतलब जब टीचर को बच्चों की सहायता की जरूरत पड़े तो बच्चे उसकी हेल्प करें, और बच्चों को यदि टीचर की हेल्प की जरूरत पड़े तो टीचर बच्चों की हेल्प करे। तो ऐसे सहायक रिश्ते इनके बीच में होने चाहिए। एक अधिक टीम वर्क अधिक होना चाहिए, जिससे जो भी ग्रुप आपने बनाया हुआ है, जो भी आपने बच्चों को सिखाने के लिए जो टीम बनाई गई है, तो वो टीम ज्यादा से ज्यादा ऐसा वर्क करे कि बच्चों को वो अच्छी से अच्छी चीज पहुंचा सके। एक शारीरिक भाषा, मौखिक भाषा के साथ साथ शारीरिक भाषा भी टीचर की आवश्यक होती है। जैसे माना कि मैं आपको यहाँ पर कोई भी चीज पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मेरा शरीर भी मेरी वाणी के साथ साथ एक्टिविटी करता है, और शरीर जो एक्टिविटी करता है, ये शारीरिक भाषा जो होती है, ये बच्चे के लिए बहुत आकर्षक होती है। और इसी आकर्षण के कारण बच्चा जो है बहुत सारी चीजों को सीखने का प्रयास करता है। एक सक्रिय श्रवण, आपका श्रवण कौशल जो है वो सक्रिय होना चाहिए, सुनने की जो क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए। एक प्रतिक्रिया, आप उनके पीछे रिएक्शन भी देंगे। जैसे बच्चा किसी चीज को, माना कि आपने कोई प्रश्न पूछा, बच्चा ने बता दिया, तो आपका रिएक्शन होना चाहिए। बच्चे को आप थैंक यू बोल सकते हैं, बच्चे को आप कोई भी गुड बोल सकते हैं, क्लैपिंग करवा सकते हैं। इससे बच्चे का क्या होता है, एक हौसला बढ़ता है। हास्य की भावना, आपके पढ़ाने के बीच में एक मनोरंजन भी होना चाहिए, एक विनोद का भाव होना चाहिए, हंसी मजाक का भाव होना चाहिए, जिससे कि जो बच्चा है वो उस पढ़ाई के प्रति जो है बोरियत महसूस ना करे।
एक तकनीकी कौशल, आपके पास में तकनीकी कौशल भी होना चाहिए। कहने का मतलब आपके पास में कोई डिजिटल चीजें होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के अनुसार आपका शिक्षण होना चाहिए। और एक आप स्पष्ट रहें, किसी भी चीज को आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है वो बच्चों तक पहुंचाए। एक चीज और आपको इसमें थोड़ी सी देखनी है, कक्षा प्रवचन। कक्षा प्रवचन, कक्षा प्रवचन का मतलब होता है कि एक जो अध्यापक है वो छात्रों के साथ में जो है वो एक दूसरे के साथ में संवाद की भावना से जो है वो अपने पढ़ाई के कार्य को करता है। जैसे एक टीचर बच्चों के साथ संवाद करता है, बच्चे जो हैं वो टीचर के साथ संवाद करते हैं, या बच्चे आपस में एक दूसरे से संवाद करते हैं। तो ये जो कक्षा के अंदर जो संवाद शैली जो यूज में आती है, इसको हम कक्षा प्रवचन के नाम से जानते हैं। ये जो कक्षा प्रवचन है, ये देखिए छात्र व शिक्षक, ठीक है ना, और छात्र व छात्र, ये दोनों के अंदर ये जो है कक्षा प्रवचन करवाया जा सकता है। आपसे कोई यदि इस बारे में पूछता है कि भाई कक्षा प्रवचन जो है वो किस किस के मध्य होता है, तो एक टीचर और एक छात्र, या छात्र और दूसरा भी छात्र, इन दोनों के मध्य जो है वो ये हमारा कक्षा प्रवचन है जो होता है। ये हमारी 1.3 जो यूनिट है उसके अंदर आपको इतना सा मैटर जो है वो बताया गया है। ये हमारी 1.3 यहाँ पर जो है वो समाप्त हो जाती है। और 1.4 और 5 इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा, जैसे आपने कक्षा प्रवचन पढ़ा, ऐसे हम सूक्ष्म प्रवचन और विस्तृत प्रवचन भी पढ़ेंगे। जो 1.4 के अंदर सूक्ष्म प्रवचन है और 1.5 के अंदर जो है वो विस्तृत प्रवचन है। आज हम इस वीडियो के अंदर पहली यूनिट जो है उसको बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं। इसको हम बिल्कुल फिनिश करेंगे आज। 1.4 के अंदर हमारा जो अगला आता है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? शिक्षक अपने जो छात्र हैं उनको जब भी कोई चीज पढ़ाता है या कोई भी निर्देश जब बच्चे को देता है तो विभिन्न प्रकार के अनेक तरीकों का इस्तेमाल करता है कि भाई मैं बच्चे को किस प्रकार से शिक्षण है वो करवा सकूं। और कभी कभी शिक्षक जो होता है वो अपने बच्चों के लिए उनके लक्ष्य से संबंधित, उनको लक्ष्य से प्रोत्साहित करने के लिए एक मोटिवेशन टाइप जो है बच्चों को देता है, उसके लिए वो व्याख्यान देता है, मतलब उसकी व्याख्या करता है और बच्चे को उसके बारे में समझा सकता है। तो अपन को ये सबसे पहले इसमें अभ्यास करने के लिए कौशल पढ़ने होते हैं। अभ्यास के लिए कौशल, अभ्यास के लिए कौशल। अभ्यास के लिए कौशल में जो पहला पॉइंट है आपका वो है पाठ का नियोजन। पाठ का नियोजन, किस प्रकार से कौशल का प्रयोग हम अभ्यास के लिए करेंगे? तो सबसे पहला इसके अंदर आ जाता है पाठ का नियोजन। पाठ का नियोजन, एक शिक्षक जो होता है वो प्रभावी वितरण और उच्च शिक्षण परिणामों के लिए पाठ की सूक्ष्म योजना बनाने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले कोई भी शिक्षक पढ़ाएगा तो सबसे पहले एक पाठ योजना तैयार करता है, एक लेसन प्लान तैयार करता है कि मुझे बच्चे को क्या पढ़ाना है और बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना है। तो इसमें जो सूक्ष्म शिक्षण जो हमारा होता है उसमें सबसे पहले टीचर के लिए एक जरूरी होता है कि वो अपनी एक पाठ योजना, एक लेसन प्लान तैयार करे। इसके बाद उसको क्या करना है? इसके बाद उसको करना है पाठ का परिचय। पाठ का परिचय, आप जिस जो शिक्षक है वो जिस पाठ को पढ़ाने वाला है, जिस पाठ को बच्चों को समझाने वाला है, तो उस पाठ का वो पहले नियोजन करेगा, इसके बाद में उसका बच्चों के सामने उसका परिचय देगा।
नियोजन का मतलब तो खुद टीचर तैयार करेगा कि भाई मुझे ये चीज पढ़ानी है, मैंने उसमें कुछ के उसके मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं वो पहले से उसमें नोट कर लिए और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बच्चों के सामने कौन सी चीज किस प्रकार से डिलीवर करनी है, बच्चों के सामने कौन सी चीज किस प्रकार से एक्सप्लेन करनी है। ये मेरी पाठ योजना है। अब मैं क्लास के अंदर पहुंच गया। जब मैं क्लास के अंदर पहुंच गया तो मुझे सबसे पहले उनके सामने पाठ का परिचय देना होता कि भाई मैं कौन सा पाठ जो है आपको आज पढ़ाने वाला हूं। अध्याय का आपको इंट्रोडक्शन देता है वो। इसके बाद प्रश्न प्रस्तुत करना। प्रश्न प्रस्तुत, आपने यदि लेसन प्लान की फाइल बनाई है प्रैक्टिकल के लिए तो लेसन प्लान के अंदर आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगा कि जब हम लेसन प्लान बनाते हैं पाठ का परिचय देते हैं, इसके बाद प्रश्न प्रस्तुत करना। अब आप सोचेंगे कि सर सबसे पहले वो पढ़ाने से पहले क्यों प्रश्न पूछेगा? तो भैया किसी भी चीज को पढ़ाने के लिए, किसी भी चीज को समझाने के लिए सबसे पहले जो अध्यापक है उससे संबंधित प्रश्न पूछता है, उससे रिलेशन में प्रश्न पूछता है। और जब उसके रिलेटिव जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो टीचर को एक पता चलता है कि बच्चे के अंदर इस टॉपिक की क्या नॉलेज है, मतलब बच्चा इस टॉपिक पर क्या जानता है। और जब वो जो जानता है उसको वो नोटिस में रखता है और जो नहीं जानता है उसको वो आगे बच्चे को अध्ययन में लेता है। एक सुदृढ़ीकरण आता है इसके बाद में, सुदृढ़ीकरण। सुदृढ़ीकरण के अंदर शिक्षक जो है वो अपनी उत्साहित रूप से भागीदारी लेता है क्लास के अंदर और अपने ज्ञान प्रतिधारण में सुधार के लिए पाठों को संशोधित भी करता है। मतलब आपको बच्चे के सामने वो इस प्रकार से अपने उसको लेसन को, अपने पाठ योजना को इस प्रकार से प्रदर्शित करता है कि बालक जो है उसको एक दृढ़ता से पढ़ सके और उसको आराम से वो समझ सके। इसके बाद प्रोत्साहन भिन्नता। प्रोत्साहन भिन्नता। एक शिक्षक जो है वो हमेशा ही शिक्षार्थियों को, बच्चों को उच्च स्तर का ध्यान बनाए रखने के लिए उसको चुनौती का सामना करना पड़ता है। मतलब बच्चा जो है उसका ध्यान इधर उधर जा सकता है, ध्यान उसका भंग रहता है। इसलिए एक शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है और वो विभिन्न प्रकार के इशारों के माध्यम से, भाषण की विविधताओं के, हास्य से, सकारात्मक शारीरिक भाषा के माध्यम से इन सारी चीजों को क्लास के अंदर मैनेज करता है। प्रोत्साहन भिन्नता है। जैसे माना कि क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं और मुझे लगा कि बच्चे जो हैं वो इस समय क्लास के अंदर ध्यान कम दे रहे हैं, बच्चे जो हैं उनका ध्यान कहीं दूसरी जगह जा रहा है, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं किसी न किसी प्रकार से, चाहे मेरी वो शारीरिक भाषा के माध्यम से, चाहे मनोरंजन के माध्यम से, चाहे किसी अन्य बिंदु को लेकर के, या उनको कोई हास्य प्रद कोई भी स्टोरी या चुटकुला सुना करके उनको किसी भी प्रकार से हमें शिक्षण से जोड़ना पड़ता है। एक आपका आता है इसके बाद में समझाते हुए शिक्षण। एक जो शिक्षक होता है वो जब भी शिक्षण कार्य करेगा तो उस टॉपिक के बारे में बच्चे को अच्छी प्रकार से उस टॉपिक को वो क्लियर करके चलेगा, उसको वो समझाते हुए जाएगा। उसके लिए वो चाहे उसका कोई भी लेवल बच्चे का है, उस लेवल के अकॉर्डिंग उस टॉपिक को वो लेकर आता है। एक उदाहरण देना, इसका लास्ट है उदाहरण देना। जैसे आपने देखा होगा जब टीचर है कोई भी चीज को जब पढ़ा रहा होता है तो जब बच्चों की कोई ऐसी चीज जो उसको समझ में नहीं आए, जब बच्चों को कोई चीज समझ में नहीं आती है तो शिक्षक जो होता है वो उससे संबंधित अनेक प्रकार के जो है बच्चों को एग्जाम्पल देता है। तो वो एग्जाम्पल जो है वो बच्चे के बहुत काम आते हैं। बच्चा उन एग्जाम्पलों से, उन उदाहरणों से किसी भी कठिन से कठिन टॉपिक को, बिंदु को, पाठ को वो आसानी से जो है समझने का प्रयास करता है। ये आपके सूक्ष्म शिक्षण के अंदर आते हैं। ये किसके अंदर आते हैं? आपके सूक्ष्म शिक्षण के अंदर आते हैं।
अब जो है अपन 1.5 के अंदर पढ़ेंगे बृहत शिक्षण। 1.5 के अंदर कौन सा शिक्षण पढ़ेंगे हम? बृहत शिक्षण। ये सूक्ष्म है। अब पढ़ेंगे हम बृहत शिक्षण। सूक्ष्म का मतलब छोटा होता है और बृहत का मतलब बड़ा होता है। मैक्रो शब्द का अर्थ बड़े पैमाने पर या संपन्न समग्र होता है। इसको अपन मैक्रो भी कहते हैं। मैक्रो टीचिंग। और सूक्ष्म शिक्षण होता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो जो शब्द है इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ जो होता है वो होता है बड़े पैमाने पर। बड़े पैमाने पर, या इसको अपन या समग्र के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं? समग्र, या इसको हम समष्टि भी कह सकते हैं, और माइक्रो को हम व्यष्टि भी कह सकते हैं, सूक्ष्म भी कह सकते हैं। लेकिन यहां पर अपन अभी पढ़ेंगे मैक्रो के बारे में। यदि हमारी जो मैक्रो शिक्षण है, मैक्रो शिक्षण मतलब बृहत शिक्षण के अंदर हर टॉपिक को, हर बिंदु को जो है वो विस्तार से समझाने का प्रयास किया जाता है। एक टीचर के द्वारा जो है वो हर टॉपिक को, हर बिंदु को अच्छी प्रकार से बड़े रूप में समझाने का प्रयास किया जाता है। तो इसकी जो मैक्रो शिक्षण की विशेषताएं हैं, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? इसकी विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? इसकी विशेषताएं। तो पहली इसकी जो विशेषता ये है कि मैक्रो शिक्षण की विशेषताओं में प्रशिक्षक, सलाहकार और समय के साथ दिए जाने वाला डोमेन ज्ञान शामिल है और छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बच्चे का जो है वो समग्र विकास किया जाता है। कौन सा विकास? समग्र विकास। अब समग्र विकास से मतलब यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि बच्चे को हम एजुकेशन तो दे ही रहे हैं, शिक्षा तो बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ में बच्चे के अन्य डेवलपमेंट, जो अन्य विकास हैं, उन विकास पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। दूसरा हमारा ये है कि मैक्रो शिक्षण कौशल शिक्षण रणनीति और विधियों को प्रभावी ढंग से तैयार करने में मदद करते हैं। वे सीखने के परिणामों के संदर्भ में एक शिक्षण रणनीति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। मूल्यांकन में मदद होती है इससे। मूल्यांकन में आपने कोई भी शिक्षण की रणनीति तैयार की, आपने कोई भी पाठ योजना तैयार की और उस पाठ योजना से आपने शिक्षण कार्य को संपन्न कर दिया, शिक्षण कार्य आपने करवा दिया। अब शिक्षण कार्य अच्छा हुआ, बुरा हुआ, शिक्षण कार्य से बच्चों को कितना फायदा हुआ, इन सब का मूल्यांकन भी हमको करना जरूरी होता है। एक प्रभावी समाधान। प्रभावी समाधान में मदद। प्रभावी समाधान का मतलब यदि बच्चे के शिक्षण में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो बच्चे को हम उस समस्या का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। किसके द्वारा? बृहत शिक्षण के द्वारा। एक आपकी विशेषता है कुशल पाठ्यक्रम योजना। कुशल पाठ्यक्रम योजना बनाने में मदद। आप कोई भी बच्चे को पढ़ाने के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए एक अच्छी पाठ योजना तैयार करना चाहते हैं, एक कुशल पाठ्यक्रम योजना तैयार करना चाहते हैं,
तो आपको बृहत शिक्षण के अंदर इस पाठ्य योजना को बनाने में आपको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। अब एक शिक्षक जो है वो पाठ्य योजना और सामग्री वितरण जो है, पाठ्य योजना जो एक शिक्षक बना रहा है उस शिक्षक के लिए पाठ्य योजना से संबंधित अपन को ये एक शिक्षक जो है वो पाठ्य योजना किस प्रकार से तैयार कर सकता है, कौन कौन से ऐसे चरण है जो शिक्षक पाठ्य योजना बनाने के लिए यूज कर सकता है। तो सबसे पहले तो उसके सीखने के उद्देश्यों की पहचान की जानी चाहिए। कहने का मतलब यदि मैं पाठ्य योजना तैयार कर रहा हूं एक बच्चे के लिए, तो सबसे पहले मैं उसका एक उद्देश्य बनाऊंगा। मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, उसका एक उद्देश्य बनाऊंगा कि भाई मुझे इस पाठ्य योजना को तैयार करने के लिए मेरा क्या उद्देश्य है, मैं बच्चों को इस पाठ्य योजना से क्या समझाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, क्या पढ़ाना चाहता हूँ। तो ये एक तो मेरा सबसे पहले उद्देश्य। एक मुझे पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एक समय रेखा बनानी चाहिए। जैसे माना कि मेरे पास में कोई भी पाठ्यक्रम है, मुझे पता है कि ये मेरा पाठ्यक्रम निश्चित है और मुझे इसको पढ़ाना है, तो उसकी मुझे एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए कि मुझे ये 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, जितना भी समय मुझे चाहिए उस समय में मुझे ये पूरी करनी है। एक सीखने के उद्देश्यों के अनुरूप विशिष्ट शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई जाए। जो आपने उद्देश्य डिसाइड किया है कि मैं पाठ्य योजना तैयार कर रहा हूं और उस पाठ्य योजना का मेरा उद्देश्य ये है, तो उस उद्देश्य के लिए मुझे विशिष्ट शिक्षण गतिविधियों को प्रयोग में लेना चाहिए। मतलब ऐसी अच्छी शिक्षण गतिविधियों को मुझे काम में लेना चाहिए जिससे कि मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। एक किसी पाठ को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने और सीखने को सुदृढ़ करने के लिए अनुक्रमित किया जाना चाहिए। पाठ्य योजना मैंने जो भी बनाई है वो बच्चे के लिए, जब भी मैं उसको एक्सप्लेन करूं, बच्चे को जब भी मैं उसको पढ़ाऊं, बताऊं, तो वो एक आकर्षक तरीका मेरा होना चाहिए जिससे कि बच्चा उसको आसानी से सीख सके। एक मुझे उसका मूल्यांकन करना चाहिए लास्ट में, और उसके परिणामों का परीक्षण करना चाहिए कि जो भी मैंने पाठ्य योजना बनाई बच्चों तक उसको मैंने पहुंचाया, तो बच्चे उसको कितना सीखे, बच्चे उसमें कितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये उसका मूल्यांकन मुझे करना चाहिए। ये आपके जो हैं वो पाठ्य योजना के चरण हैं। इसके बाद जो अपन का आता है एक अंतर कि भाई माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग, मतलब बृहद शिक्षण और सूक्ष्म शिक्षण जो हमने इससे पहले पढ़ा। तो सूक्ष्म शिक्षण और बृहद शिक्षण के दोनों में अंतर क्या है, दोनों किस प्रकार से भिन्न हैं। तो सबसे पहले अपन को परिभाषा में अंतर देखना है कि परिभाषा में दोनों में क्या अंतर है। तो यदि आप मैक्रो मतलब बृहद शिक्षण की यदि परिभाषा की बात करते हैं तो ये एक शिक्षण रणनीति और पाठ्यक्रम है जो शिक्षक द्वारा एक विशिष्ट विषय की लंबी अवधि जैसे सेमेस्टर, वर्ष, महीने आदि के लिए पढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें एक विषय में पढ़ाए जाने वाले सभी विभिन्न विषयों को शामिल किया जाता है। मतलब जो बृहद शिक्षण जो आपका होता है इसमें एक लंबे पीरियड की योजना होती है। जैसे माना कि आपका क्लास जो है 1 साल का सिलेबस है आपके पास में, तो 1 साल के लिए आपने जो पाठ्यक्रम की योजना जो तैयार कर रखी है ये आपका बृहद शिक्षण है, या आपने हाफ ईयरली एग्जाम तक की कर रखी है, ये आपका बृहद शिक्षण है। मतलब एक लंबे समय के लिए आपने पाठ्य योजना तैयार की। अब सूक्ष्म की बात आती है तो सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो दैनिक का होता है। जैसे माना कि आज मैंने आपको ये वीडियो रिकॉर्ड किया और इसमें हमने 1.2 यूनिट से 1.5 यूनिट, मतलब आज के लिए हमने एक छोटा सा मैटर निकाला और आज की शिक्षा, आज का जो पाठ्य योजना है, आज की जो पाठ्य योजना है वो हमने तैयार कर ली और आपको आपके सामने उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये जो है आपकी वो है सूक्ष्म शिक्षण। यदि शब्दों की उत्पत्ति की बात आती है तो मैक्रो शब्द जो है, मतलब बृहद शिक्षण को अंग्रेजी में मैक्रो शिक्षण कहते हैं, मैक्रो टीचिंग कहते हैं। तो मैक्रो शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से हुई है जिसका अर्थ लंबा और बड़ा होता है। यहाँ पर हमने देख लिया
कि समग्र और बड़े पैमाने पर इसका अर्थ होता है। यदि माइक्रो टीचिंग मतलब सूक्ष्म शिक्षण को अंग्रेजी में माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। यदि हम माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं तो माइक्रो शब्द की उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा से हुई है, लेकिन इसका अर्थ होता है छोटा और लघु। इसका अर्थ क्या होता है? छोटा और लघु। ये आपकी नाम की जो उत्पत्ति है उसके आधार पर इन दोनों में अंतर है। एक इनका अंतर है उद्देश्य। तो जो बृहद शिक्षण है वो पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए पढ़ाने के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। उद्देश्य इसका यह है कि पूरे वर्ष में बच्चे को क्या पढ़ाना है, ये बृहद शिक्षण के अंदर तैयार होता है। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण के अंदर क्या तैयार होता है? सूक्ष्म शिक्षण के अंदर तैयार होता है कि आज की क्लास में 1 घंटे की, आधा घंटे की या 2 घंटे की जो मैं क्लास आज लूंगा उस क्लास के अंदर मुझे क्या पढ़ाना है। यदि मैंने ऐसी योजना तैयार की है तो वो मेरी सूक्ष्म शिक्षण के अंदर आएगी। एक दैनिक कक्षा की गतिविधियों का जो हमने रिकॉर्ड बना रखा है, जैसे आज हमने क्या पढ़ा, कल हमने क्या पढ़ा, परसों क्या पढ़ा, पूरे 1-1 महीने, 2-2 महीने, 1 साल तक का मैंने पूरा रिकॉर्ड बना लिया, ये बृहद शिक्षण के अंदर आएगा। लेकिन जो मैंने दैनिक बनाया, जैसे आज का जो बनाया है, आज का मेरा सूक्ष्म शिक्षण के अंदर आएगा। लेकिन आज का, कल का, परसों का, 1 महीने का, 2 महीने का, 5 महीने का, ये मेरा बृहद शिक्षण के अंदर आएगा। एक आपकी कक्षाओं में आवश्यक संसाधन और सामग्रियों की पहचान करना जो है वो बृहद शिक्षण के अंदर आता है। और एक छात्र और शिक्षक का जो संचार की भावना जो होती है, दोनों आपस में जो मतलब संचार करते हैं, अपनी बात को एक दूसरे तक ट्रांसफर करते हैं, ये आपका जो है वो सूक्ष्म शिक्षण के अंदर आता है। छात्रों की समस्याओं का अनुमान लगाना, प्रभावी समाधान करना, समाधान निकालना, ये एक लंबे समय का पीरियड होता है, इसलिए ये आपका बृहद शिक्षण के अंदर आता है। लेकिन किसी नई विधि को प्रयोग में लाना, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगा कि अरे टॉपिक अच्छा नहीं है, मतलब बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे इसके लिए कोई दूसरी विधि, कोई सरल विधि देखने, मैंने तुरंत अपनी विधि को चेंज कर दिया और मैंने आपको कुछ उसी टॉपिक को कोई अच्छी प्रकार से मैंने आपको उसको समझा दिया। तो ये आपका सूक्ष्म शिक्षण के अंदर आया, मतलब मैंने आज और इसी टॉपिक के लिए इस विधि का प्रयोग किया है, अन्य के लिए मैं नहीं करूंगा। दूसरी बात, जो हम कोई शिक्षण की रणनीति बना रहे हैं, विधियों से कोई मानचित्र तैयार कर रहे हैं, ये एक लंबे पीरियड का जो है शिक्षण होता है, मतलब ये बृहद शिक्षण के अंदर आएगा। जैसे आपने कोई योजना बना ली बहुत लंबी वाली, रणनीति तैयार कर ली कि मेरे को 1 महीने इस प्रकार से बच्चे को पढ़ाना है, 1 महीने में मुझे ये बच्चे को तैयार कराना है, तो ये बृहद शिक्षण के अंदर आएगा। लेकिन यदि स्मार्ट कक्षा के अंदर रणनीति बनाना, मैंने रणनीति बनाई ओनली फॉर टुडे, आज के लिए मैंने केवल रणनीति बनाई, ये मेरा सूक्ष्म शिक्षण के अंदर आता है। एक शिक्षण और सीखने के तरीकों में सुधार करने का जो उद्देश्य है वो मेरा बृहद शिक्षण के अंदर आता है। लेकिन प्रत्येक बच्चे की जो आज के लिए मैं यदि प्रत्येक बच्चे के पास जा रहा हूं, उसको व्यक्तिगत रूप से उसको समझ रहा हूं और देख रहा हूं और उसके ऊपर यदि मैं कुछ अमल कर रहा हूं, तो मेरा ये सूक्ष्म शिक्षण के अंदर जो है वो आएगा। ये हमारी जो है माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग, मतलब सूक्ष्म शिक्षण और बृहद शिक्षण, इन दोनों के बीच में अंतर आपका है। आपको इनके अंदर ज्यादा दिमाग कतई मत लगाओ। यदि आपको प्रश्न आ जाता है कि भाई इन दोनों में अंतर क्या है, आपके दिमाग में एक ही चीज घूमनी चाहिए कि यदि माइक्रो टीचिंग के बारे में हमको कुछ भी लिखना है तो माइक्रो टीचिंग में हमको अल्पकाल वाली चीजें लिखना है, दैनिक चीजें लिखना है, एक पीरियड की चीजें लिखना है, एक अवधि की चीजें लिखना है। लेकिन यदि आप लिख रहे हैं बृहद शिक्षण के बारे में, माइक्रो टीचिंग के बारे में, आपको दीर्घकालीन शिक्षण के बारे में लिखना है, आपको 2-2 महीने, 3-3 महीने या छमाही या वार्षिक जो हमारा सिलेबस या जो पाठ योजना हम तैयार कर रहे हैं उसके बारे में हमें उसके अंदर लिखना है। अब इसमें हमको परिभाषा भी बृहद शिक्षण की बृहद शिक्षण के अनुसार, सूक्ष्म शिक्षण की सूक्ष्म शिक्षण के अनुसार, आपने उद्देश्य लिखे तो बृहद के अनुसार,
सूक्ष्म के अनुसार, मतलब जो चीजें आप इसके अंदर जो है वो लिख रहे हैं या उसके अंदर आप डाल रहे हैं, आपको जो पॉइंट अंतर में लिखना है वो आपको अल्पकालिक और दीर्घकालिक शिक्षण को ध्यान में रख करके करना है। आप ये मानिए सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो अल्पकालिक शिक्षण है और जो आपका बृहद शिक्षण है वो आपका दीर्घकालिक शिक्षण है। ये हमारी जो है वो फर्स्ट यूनिट यहाँ पर पेपर नंबर 8 की फर्स्ट यूनिट जो है वो यहाँ पर आपकी समाप्त हो जाती है। मतलब फर्स्ट यूनिट में आपका जो भी मैटर था 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5, इसमें जो भी मैटर आपका था वो मैटर हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड यूनिट गणित और विज्ञान का शिक्षण जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम आपको रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारी वीडियो को जैसे भी भैया लेट सवेर देर सवेर आती हैं आप उनको देखिए, पूरा देखिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अभी आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं। फरवरी जो है वो एंड की ओर है, मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने आपके पास हैं और इन 3 महीनों में आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना कि फर्स्ट ईयर में पेपर बैक होना सामान्य बात है या आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसमें सप्लीमेंट्री दे सकते हैं, पेपरों को सेकंड ईयर के साथ दे सकते हैं, लेकिन यदि आप सेकंड ईयर में आपका कोई पेपर बैक रह जाता है तो आप निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि आपकी जो डिग्री है वो लेट हो जाएगी, क्योंकि सेकंड ईयर में पेपर बैक रहने का मतलब आपको वो आगे देनी है परीक्षा। सप्लीमेंट्री कब लगेगी, कैसे लगेगी, वो आपको बाद में पता चलेगा। 6 महीने लेट हो जाए, 7 महीने लेट हो जाए, साल भर लेट हो जाए, ये हमारी RCI के ऊपर निर्भर है, हमारे NPR बोर्ड के ऊपर निर्भर है कि वो कब इसको ऑर्गेनाइज कराए, कब इसको आपको व्यवस्थित करे। इसलिए सेकंड ईयर में आप पढ़ाई करके ही पेपर देने जाएं, जिससे कि आपका एक कॉन्फिडेंस बना रहे, आपका पेपर एक बार में क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड आप जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो विश्वास करते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपके लिए, सबके लिए नमस्कार।